हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एसएससी सीएचएसएल 10+2 की रिक्रूटमेंट के बारे में होने वाला है। तो यहां पर जो है आज एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो है सीएचएसएल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है और एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्ट डेट है वो भी आज ही से, यानी कि आप आज से जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ ये है क्या, और उसके बाद जो इसके नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स जो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक देखें, साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आते हैं या फिर और जो गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स आते हैं उस पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो सीएचएसएल बेसिकली होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना क्लास 12th कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से क्या हो, आर्ट से क्या हो, साइंस से क्या हो या कॉमर्स से क्या हो, तो वो इस एग्जाम को देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है एज जो है एज का क्राइटेरिया यहाँ पर 18 से 27 रहता है। तो अगर आप 18 से 27 एज के बीच में लाई करते हो तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये 100% जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो यहां पर देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है आज यानी कि 6 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो गया है और यहां पर जो इसकी लास्ट डेट है वो है आपकी 4 जनवरी 2023। तो लगभग जो है आपको पूरा एक महीना यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का दिया जा रहा है और आप जितना जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो यहां पर फी पेमेंट की लास्ट डेट इन्होंने 5 जनवरी दी है और चालान के थ्रू अगर आप बैंक से पेमेंट करते हैं तो उसकी लास्ट डेट इन्होंने 6 जनवरी दी है। बाकी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 4 जनवरी ही रहेगी। ठीक है, और उसके बाद जो है यहां पर आपका 2 फेसेस में एग्जाम होने वाला है और दोनों ही जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सीबीटी मोड में आपका एग्जाम करवाया जाएगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, टेस्ट सेंटर पे। और यहां पर जो है टायर 1 और टायर 2 में आपके जो है 2 फेसेस में एग्जाम होगा। तो टायर 1 का जो शेड्यूल है ये उन्होंने मेंशन किया है, फरवरी और मार्च में जो है आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप अगर देखो तो अप्रोक्सीमेटली दिसंबर, जनवरी, फरवरी लगभग आपके पास 2 से 3 महीने हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो इसके सिलेबस के भी बारे में बात करूंगा, मैं उस पर भी जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप चैनल पर जो है जरूर बने रहें। तो फरवरी मार्च में जो है वो आपका सीबीटी 1 होगा, मतलब टायर 1 का सीबीटी होगा और जो टायर 2 का एग्जाम है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। ठीक है, तो वो आप जहां तक लगा सकते हो जुलाई अगस्त के आसपास जाकर कहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद है यहां पर क्या क्या वैकेंसीज हैं वो देख लेते हैं। तो द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द ग्रुप सी पोस्ट। ठीक है, तो ये जो ग्रुप सी की वैकेंसी है जिसे आप हिंदी में समूह गा भी बोलते हो, तो समूह गा की भर्ती या फिर जो ग्रुप सी की वैकेंसी है उसके लिए यहां पर ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है एसएससी ने। और जैसे कि आपका लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया यानी कि एलडीसी हो गया, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए हो गया या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, फॉर वेरियस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज, ट्रिब्यूनल्स एक्सेट्रा। द डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन आर एज अंडर। ठीक है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, होम मिनिस्ट्री है, अलग अलग तरीके की हेल्थ मिनिस्ट्री है। तो अलग अलग ऑफिस में जो है जो ग्रुप सी के पोस्ट होती हैं वहां पर जो भी कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं तो उनको जो है सिलेक्ट इस एग्जाम के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, तो आपकी जो जॉब है वो कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, और यहां पर जो है पे स्केल वगैरह यहां पर दिए तो वो आप देख सकते हो। जैसे एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए पे लेवल 2 है जिसमें आपकी जो सैलरी है वो 19,900 से लेकर 63,200 तक हो सकती है। बाकी उसी तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी यहां पर दे रखी है। ठीक है, उसके बाद वैकेंसी के बारे में यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर लगभग जो है वैकेंसी के बारे में बताया गया कि 4,500 वैकेंसीज इन्होंने रिलीज करी है, 4,500। अब ये जो वैकेंसी है ये अभी एक्चुअल में कंफर्म नहीं है, ये बढ़ भी सकती है थोड़ी। ठीक है, या फिर कम भी हो सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज इन्होंने यहां पर मेंशन की है 4,500। उसके बाद रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वगैरह लिखा है कि ये मतलब जो भी कैटेगरीज हैं SC, ST, OBC, AWS, PWBD या फिर ESM, तो इनके जो भी क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन है वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर डिसेबिलिटी वगैरह के बारे में दिया है कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की कौन कौन सी डिसेबिलिटी को परमिट यहां पर किया गया है। ओके, और मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है किस किस के लिए मतलब कौन कौन एलिजिबल है पीडब्ल्यूडी से, या फिर एलडीसी और जीएसए के लिए कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एब्रीविएशंस के बारे में लिखा है तो इसको छोड़ देते हैं। और सिटीजनशिप के बारे में लिखा है कि आप इंडिया के हो सकते हैं, नेपाल के हो सकते हैं, भूटान के हो सकते हैं। तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जो जनरल एज लिमिट है सभी कैंडिडेट्स के लिए वो 18 से 27 ईयर्स है। और ये जो एज है आपकी, ये जो काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन की है कि
कोई भी ऐसा कैंडिडेट अगर है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1995 से पहले की है तो वो यहां पर एलिजिबल नहीं होगा, या फिर 1 जनवरी 2004 के बाद की है तब भी वो एलिजिबल नहीं होगा। यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1995 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में लाई करनी चाहिए, या फिर ये दोनों डेट्स भी इंक्लूसिव हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिलैक्सेशन है, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अपर एज लिमिट में, ओके, लोअर में नहीं, अपर एज लिमिट में। यानी कि अगर 27 है तो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 32 रहेगी लिमिट। उसी तरीके से ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 ईयर्स है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 10 ईयर्स है अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से है। पीडब्ल्यूबीडी में ओबीसी कैटेगरी है तो 13 ईयर्स है, पीडब्ल्यूबीडी में अगर एससी एसटी है तो 15 ईयर्स का यहाँ पर है। ठीक है, उसी तरीके से एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। बाकी यहाँ पर अलग अलग एज रिलैक्सेशन लिखे हैं अलग अलग एम्प्लॉयज के लिए, सिविलियन एम्प्लॉयज सेंट्रल गवर्नमेंट के हों। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करोगे एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके बारे में आप जो है इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में दिया है, तो जिसके पास जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर शो करना होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हाउ टू अप्लाई, आप आज से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ssc.nic.in। इस पर जब आप जाओगे वहां पर आपको जो है SSC CHSL 10+2 का एक लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करना होगा और उसमें जो आपको अपना पासपोर्ट साइज कलर फोटो जो है अपलोड करना होगा, जिसका साइज जो है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने मेंशन करी है। और एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात कर लें तो सिर्फ 100 रुपीज है एप्लीकेशन फीस, और ठीक है फी पेबल 100 रुपीज। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर SC ST या फिर PWBD या फिर ESM के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो है फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। बाकी फीस जो आप ऑनलाइन मेथड से भी पे कर सकते हो, बाकी आप ऑफलाइन मेथड से भी पे कर सकते हो, बैंक से चालान के थ्रू। ठीक है, तो ये जो बैंक में चालान के थ्रू अगर आप फीस पे करते हो तो सिर्फ SBI की ब्रांचेस में ही जाके पे कर सकते हो। ठीक है, और ऑनलाइन जो फी पे करने का लास्ट डेट है वो 5 जनवरी है और जो बैंक के थ्रू है वो आपका 6 जनवरी है। ठीक है, और इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। मान लो अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कोई गलती हो जाती है, क्योंकि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में तो उसको करेक्शन का टाइम भी दिया जाएगा 9 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2023, यानी कि आपको एक दिन का समय यहाँ पर दिया जाएगा अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो इन्होंने करेक्शन की फीस भी लिखी हुई है कि करेक्शन की जो फीस है वो 200 से लेके आई थिंक 500 रुपीज के बीच में हो सकती है। ठीक है, सेंटर्स फॉर एग्जामिनेशन है तो ये सब सेंटर्स के कोड वगैरह दे रखे हैं, तो जब आप सेंटर वहां पे देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अलग अलग रीजन के अलग अलग हैं, जैसे सेंट्रल रीजन है, ईस्टर्न रीजन है। ठीक है, और आपका केरला रीजन हो गया, फिर मध्य प्रदेश वाला रीजन हो गया, तो ये आप सेंटर यहाँ से एक बार चेक कर सकते हो। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है टायर 1 और टायर 2 में यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो टायर 1 का जो एग्जाम होगा वो आपका 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। उसमें 4 सेक्शंस आएंगे, आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया और आपके जनरल अवेयरनेस हो गया। तो हर सेक्शन में जो है आपके 25-25 यहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं और हर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो 50-50 मार्क्स का एक सेक्शन हो गया, यानी कि आपका जो टोटल एग्जाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और आपको जो टाइम यहाँ पर दिया जाएगा वो 1 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि 60 मिनट्स का। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि आपको सेक्शन वाइज पेपर अटेम्प्ट करना होगा, चारों ही सेक्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक साथ ओपन हो जाएंगे। आपको जिस सेक्शन में स्विच करना है आप उस सेक्शन में उस टाइम पर स्विच कर सकते हो और उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.5 मार्क्स की, यानी कि 25% की। तो 1/4 की जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यहाँ पर लिखा है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, और सभी क्वेश्चन जो है MCQ टाइप होंगे और सेट जो है आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद टायर 2 का एग्जामिनेशन भी इन्होंने दिया है। तो टायर 2 में जो है आपके बेसिकली 3 सेक्शन होंगे। ठीक है, सेशन 1 और सेशन 2 होगा। ठीक है, सेशन 2 जो है वो आपका स्किल टेस्ट होता है, तो यहाँ पर सेशन 1 और सेशन 2 रहेगा। सेशन 1 जो है जिसमें आपको एग्जाम देना होगा कंप्यूटर पे ही। सेशन 1 के अंदर जो है यहाँ पर 3 सेक्शंस रहने वाले हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपका मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस होगा। सेक्शन 2 में जो है इंग्लिश लैंग्वेज और आपका जनरल अवेयरनेस होगा और सेक्शन 3 में आपकी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का एक टेस्ट होगा। ठीक है, तो सेक्शन 1 जो है उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे और
यहाँ पर जो है मतलब 30 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल एबिलिटीज के 30 क्वेश्चन और आपकी रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का रहने वाला है, तो आपके 180 मार्क्स हो गए आपके टोटल सेक्शन 1 के। उसी तरीके से आपका क्या होगा, सेक्शन 2 होगा, उसमें आपके 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 60 क्वेश्चन हो गए टोटल, और ये भी 180 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। उसी तरीके से सेक्शन 3 जो है आपका कंप्यूटर एबिलिटी का, उसके आपके 15 क्वेश्चन होंगे और ये भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 45 मार्क्स आपके टोटल हो गया। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि 1 घंटा जो है आपको सेक्शन 1 के लिए दिया जाएगा, 1 घंटा जो है आपको सेक्शन 2 के लिए यहां पर दिया जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, सेक्शन 1 का आपका टाइमर एक अलग स्टार्ट होगा, जैसे ही सेक्शन 1 का टाइमर 1 घंटा खत्म होगा वैसे तुरंत जो आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही सेक्शन 2 आपका खत्म होगा वैसे आपका सेक्शन 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले और दूसरे सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा यहां पर टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद जो सेक्शन 3 है उसके लिए आपको यहां पर 15 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, तो टायर 2 का जो एग्जाम रहेगा वो आपका 2 घंटे 15 मिनट का यहां पर रहने वाला है। टोटल आपका कितने का रहेगा, 2 घंटा 15 मिनट का। और उसके बाद जो है सेशन 2 जिसमें आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होता है, तो टाइपिंग टेस्ट जो है पार्ट ए जो है वो आपका डीओ के लिए यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, अगर आप एलडीसी और जेएसए दे रहे हो उसके लिए आपने दिया है तो आपको पार्ट बी यहां पर देना पड़ेगा। और दोनों ही यहां पर जो है मतलब पार्ट ए जो है यानी कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का टेस्ट होगा वो आपका 15 मिनट का होगा। अगर आप एलडीसी और जेएसए यानी कि जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए दे रहे हो तो आपको 10 मिनट का यहां पर टाइपिंग टेस्ट देना होगा। तो इस तरीके से आपका टायर 2 का एग्जाम पैटर्न यहां पर रहने वाला है। ठीक है, और इसमें जो आई थिंक नेगेटिव मार्किंग है वो आई थिंक 1/3 की होगी। ठीक है, फिर भी यहां पर देख लेते हैं अगर कुछ इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, तो ये इन्होंने टायर 2 के बारे में लिखा हुआ है, अलग अलग सेक्शंस इस तरीके से रहने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होंगे। और उसके बाद जो है नेगेटिव मार्किंग के बारे में देख लेता हूं कितना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के बारे में दिया गया है, तो आपकी कितने की डिप्रेशन होनी चाहिए वो आप यहाँ पर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, बाकी इसको हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। और यहाँ पर जो इन्होंने सिलेबस दे रखा है, ठीक है, इंग्लिश में क्या आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और फिर मैथमेटिकल एबिलिटी में जो है आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, सभी आपके सिलेबस यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। और आई थिंक नेगेटिव मार्किंग मेरे को अभी दिख नहीं रहा, कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक 1/3 की होगी, बाकी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगा। बाकी यहाँ पर ये सब लिखा है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो इसमें से आपके पास एक कोई भी आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आई डोंट थिंक अब जो है यहाँ पर कोई और इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस है, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपसे जो है पोस्ट प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि आप जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पहले डालना चाहते हो या जेएसए के लिए डालना चाहते हो या एलडीसी के लिए डालना चाहते हो, तो वो आपको केयरफुली चूज करना होगा। ठीक है, और क्योंकि यहां लिखा है कि कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंसेस ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी पोस्ट इन द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो अगर आप इसको फिल नहीं करते हो तो आपसे जो है मतलब आपका जो भी पोस्ट कहीं पर होना था वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेज होता है मतलब टायर 2 एग्जाम होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें से जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपके एकदम परफेक्ट होने चाहिए, सभी चीजें वेरीफाई करेंगे, वो मैच होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ मतलब सॉरी जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। इसका वैसे कोई मतलब नहीं होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स का जो कट ऑफ रिलीज होती है एसएससी की तरफ से उसके बेसिस पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है टायर 1 के बाद टायर 2 में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि देयर में भी सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन टायर 1 एंड सब्सिक्वेंट टायर, तो मतलब जो है सेपरेट जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ यहाँ पर रिलीज की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद लिखा है नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ कैंडिडेट विल बी यूज, तो ये तो पता ही है। ठीक है, और टायर 2 के लिए जो है टायर 2 में भी जो है आपको अलग अलग सेक्शंस में क्वालिफाई करना जरूरी है, यानी कि सेक्शन 1 में आपका मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर जो है वो होना चाहिए, सेक्शन 2 में भी होना चाहिए, सेक्शन 3 में भी होना चाहिए अलग अलग क्वालिफाइंग स्कोर। ऐसा नहीं है कि आप सेक्शन 1 में जो है टायर 2 के फुल मार्क्स ले आओ, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में आपने कुछ भी नहीं किया, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, और बस यही सब चीजें दी गई हैं, बाकी इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको कन्वे कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिल करना चाहता है वो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर ले। 4 जनवरी 2023 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। अगर आपके पास कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर जो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा या फिर मैं आपको उसके रिगार्डिंग एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा।